दोस्तों फाइटिंग टूर्नामेंट में उस घोड़े और बैल की फाइटिंग के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि रिमरू ने अपनी ओर से गिफ्ट के तौर पर इन दोनों को नाम दिए हैं। घोड़े का नाम रिमरू ने रखा है इक्विक्स और बैल का नाम रखा है बोविक्स। नाम देने की वजह से उन दोनों की पावर्स अब नॉर्मली बढ़ गई और फाइटिंग के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि बोविक्स को रिमरू की वजह से अल्ट्रा स्पीड रीजनरेशन की स्किल भी प्राप्त हुई है, जिसका इस्तेमाल करके बैल घोड़े को हरा देता है। और ये रहे टूर्नामेंट के मैचअप्स, जहां हमें पता चलता है कि कौन किससे मुकाबला करेगा। अब क्योंकि दोस्तों मुझे मांगा की फाइट्स में ज्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है, तो मैं हर एक फाइट की डिटेल में नहीं जाऊंगा। दोस्तों दूसरी फाइट है मासायुकी की, जिससे सामना करना है उसी के पार्टी के मेंबर जिनराई से, जिसमें जिनराई को मासायुकी से लड़ने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, जिसके बाद वो मैच को फोरफिट करने का इशारा करता है। फिर बारी आती है दूसरे मैच की, जो है गोप्टा और किसी अननोन कैरेक्टर के बीच में। और इन दोनों की फाइटिंग को देखकर रिमरू तुरंत ही पहचान जाता है कि गोप्टा जानबूझकर रिंग के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, मगर उसके सामने जो ओपोनेंट है वो बार बार उसे खींचकर वापस रिंग में ले आता है। हालांकि गोप्टा कोशिश तो कर रहा है मगर हारने की, क्योंकि उसे भी जिनराई की तरह किसी से भी फाइट करने में कोई दिलचस्पी नहीं लग रही है, तो इसलिए वो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहता है, और वो भी बिना मार खाए। बट रिमरू गोप्टा को थोड़ा और पुश करना चाहता है, तो इसलिए वो थॉट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके गोप्टा से कहता है कि अगर वो पूरा टूर्नामेंट जीत जाता है तो वो उसे नई फिशिंग पोल ला कर देगा, जिसकी वो कब से मांग कर रहा है। जिसके बाद दोस्तों गोप्टा सोका को, जो वहाँ कमेंट्री कर रही है, उससे पूछता है कि समनिंग मैजिक यूज कर सकते हैं या नहीं, मगर सोका उसका जवाब दे पाती उससे पहले डियाब्लो वहाँ रेफरी बनकर आ जाता है और वो सोका को समझाता है कि समनिंग भी एक टाइप का मैजिक ही है, और अगर इस टूर्नामेंट में मैजिक यूज हो सकता है तो समनिंग मैजिक भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि डियाब्लो का मानना है कि समनिंग क्रीचर नॉर्मली कमजोर होते हैं उनसे जो उन्हें समन करते हैं, तो डियाब्लो को लगता है कि समनिंग यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोस्तों गोप्टा में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और उसके एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, जिसके बाद वो समनिंग क्रीचर के तौर पर रांगा को समन करता है। और दोस्तों स्टार वुल्फ को देखकर गोप्टा के विरोधी को लगा कि ये उसके लिए एक इजी विन हो जाएगी, बट रांगा ने आते ही उस पर हेडबट के जरिए हमला कर दिया, जिसकी वजह से गोप्टा का ओपोनेंट रिंग से बाहर दूर दीवार में जाकर टकराता है और ये फाइट वहीं खत्म हो जाती है। अब दोस्तों रेगुलर स्टार वुल्फ एक बात है, बट रांगा गोप्टा से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, और जो टेक्निक गोप्टा ने यूज की है वो कोई समनिंग मैजिक भी नहीं था, और ये तो हम सब जानते हैं। तो इसलिए रिमरू को लगता है कि ये फाइट किसी भी हिसाब से फेयर तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद दोस्तों फाइट होती है गेल्ट और किंग ऑफ द बीस्ट की, और दोस्तों ये एक लौती ऐसी लड़ाई थी जो थोड़ी लंबी चली, और आखिर में एज एक्सपेक्टेड किंग ऑफ द बीस्ट की ही जीत हो जाती है। ये फाइट देखकर शियोन के साथ रिमरू भी तालियां पीटने लगता है, क्योंकि ये फाइट सच में बहुत अच्छी थी। मगर रिमरू ये बात भूल गया था कि गेल्ट के जाने के बाद सेमीफाइनल्स में गोप्टा की फाइट किंग ऑफ द बीस्ट के साथ होगी, बट उससे पहले सेमीफाइनल में मुकाबला होगा मासायुकी और उस बैल का। दोस्तों इस फाइट से रिमरू को बहुत उम्मीदें हैं, जहां उसे मासायुकी की असली ताकत का पता चलेगा, क्योंकि वो बैल ना तो मासायुकी का कोई दोस्त है और ना तो उसका कोई फैन, तो फोरफिट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पर दोस्तों जैसा रिमरू ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि मासायुकी ने इस बैल बुद्धि को अपनी बातों में ऐसा फंसाया कि वो मासायुकी के लिए मैच को छोड़ने के लिए भी राजी हो गया। दरअसल क्या हुआ, मासायुकी ने क्लेम किया कि वो बैल फाइट करते करते थक चुका होगा और उसके मैजिक यूज भी अब तक रिकवर नहीं हुए होंगे, तो इसकी वजह से मासायुकी उस बैल को कहता है कि वो उसके सामने अपनी फुल पावर्स का यूज नहीं कर पाएगा। मासायुकी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम रिमरू की वजह से मुझे हराना चाहते हो, और मैंने सुना है कि तुम्हें रिमरू ने डंजन फ्लोर का बॉस भी बनाया है, तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम टूर्नामेंट खत्म हो जाने के बाद वही डंजन में फाइट करते हैं। उससे क्या होगा कि हम दोनों ही उस वक्त फुल पावर्स के साथ आपस में लड़ पाएंगे। और दोस्तों वो बैल बुद्धि मासायुकी की बातों में आ भी गया और उसके ऑफर को मान भी लिया, जिसकी वजह से मासायुकी सेमीफाइनल्स भी एक बार फिर बिना लड़े जीत गया। और ये देखकर रिमरू को भी विश्वास नहीं हो रहा था, अब क्योंकि रिमरू ने उससे पहले से बात करके नहीं रखी थी तो वो इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। और अब दोस्तों रिमरू की तरफ से मासायुकी से इस टूर्नामेंट में लड़ने के लिए जो बचा है वो है गोप्टा, जिसका अगला मुकाबला किंग ऑफ द बीस्ट के साथ है। और रिमरू को अब पता चल गया है कि मासायुकी की ताकत को टेस्ट करने का जो उसका पूरा प्लान है वो भी अब मिट्टी में मिल चुका है। फिर दोस्तों अगले चैप्टर में गोप्टा और उस मास्क मैन की फाइट शुरू होती है, और गोप्टा ने शुरू में ही रांगा को समन कर लिया है, शायद इसलिए क्योंकि उसने भाप लिया था कि ये किंग ऑफ द बीस्ट कोई एरा गहरा फाइटर नहीं है। और दोस्तों ये फाइट अभी शुरू हुई ही थी कि फाइट के दौरान उस मास्क मैन का मास्क एक तरफ से फट जाता है और शुरू से टूट जाता है। तब उसे याद आता है कि जिसने उसे यहाँ जबरदस्ती फाइट करने के लिए भेजा है
उसने ये कहकर भेजा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए लोगों को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी असली आइडेंटिटी क्या है। बस फिर क्या था, वो खुद ही रिंग के बाहर कूद कर मैच को फोरफिट कर देता है। जिसके बाद दोस्तों ये तय हो जाता है कि अब फेस्टिवल के तीसरे और आखिरी दिन फाइनल में गोप्टा और मासायुकी का मुकाबला होगा। फिर दोस्तों अगले पैनल में हमें पता चलता है कि रिमरू अपना रात का भोजन बाहर हिनाटा और बच्चों के साथ कर रहा है, और वहीं पर बगल की टेबल पर मिलियम के साथ फ्रे, कैरियन और फादर मिट्रे भी बैठे हुए हैं, और वहां मौजूद सभी लोग आज जो टूर्नामेंट में हुआ उसकी बातें कर रहे हैं। उसी दौरान हिनाटा रिमरू से पूछती है कि सपोज अगर कल के फाइनल में मासायुकी जीत जाता है तो रिमरू क्या सच में उससे फाइट करेगा। और रिमरू का जवाब हम सब भी जानते हैं। अब क्योंकि रिमरू ने टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले उससे प्रॉमिस कर रखा है तो वो अब यहाँ से पीछे नहीं हट सकता। जो सुनकर बच्चे भी हैरान हो गए, और हुए भी क्यों नहीं, मासायुकी और उसकी बनी बनाई कहानियां पूरी दुनिया में फेमस हैं। फिर दोस्तों खाना खाने के बाद जहां एक तरफ हिनाटा बच्चों को नाइट मार्केट घुमाने ले जाती है तो वहीं दूसरी ओर रिमरू किंग गैजल और थालियन के आर्च ड्यूक एरल्ड के साथ मीटिंग करने के लिए निकल जाता है। रिमरू ने दोस्तों किंग गैजल से आज सुबह ही रिक्वेस्ट करी थी टेम्पल्स की हेल्प करने के लिए, क्योंकि इस हंसी मजाक वाले माहौल में रिमरू भूला नहीं है कि उनके सामने मर्चेंट्स की रेगुलर करेंसी को लेकर एक प्रॉब्लम खड़ी हुई है, जिसके जवाब में किंग गैजल रिमरू को 1500 गोल्ड कॉइन्स दे सकते हैं। और दोस्तों वक्त की कमी के चलते किंग गैजल फिलहाल इतना ही मैनेज कर पाए, और वो गोल्ड कॉइन्स भी उन्हें कल सुबह तक ही मिलेंगे। जिसके बाद रिमरू किंग गैजल की इस हेल्प के लिए उन्हें थैंक यू और इन्हें ऐसे मौके पर परेशान करने के लिए सॉरी कहता है। फिर दोस्तों अगले पैनल में हमें पता चलता है कि मेयरमास की कोशिश और किंग गैजल की हेल्प करने के बावजूद भी रिमरू के खजाने में मॉडर्न करेंसी का जो टारगेट है वो अब भी पूरा नहीं हो पाया है। और ये देखकर किंग गैजल भी हैरान थे, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम के बावजूद भी ये फेस्टिवल अब तक सक्सेसफुल हुआ है। और ये बात रिमरू भी जानता है कि अभी भी कल का दिन बाकी है, उसे भी नहीं पता कि कल क्या होगा। फिर दोस्तों वहाँ शुना खबर लेकर आई है कि सर एरल मीटिंग अटेंड करने के लिए वहाँ पहुँच गए हैं। और दोस्तों वो अकेला नहीं था, उसके साथ थालियन एम्परर एल्मिसिया भी थी, जिसे देखने के बाद प्राउड किंग गैजल का भी चेहरा ढीला पड़ गया। और दोस्तों आते ही एल्मिसिया कहती है कि वो उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। रिमरू हैरान था और डरा हुआ भी, क्योंकि वो एरल की शक्ल को देखकर पक्के तौर पर ये कह सकता है कि एल्मिसिया ने यहाँ मीटिंग ज्वाइन करने के लिए एरल से जिद करी होगी। और वैसे भी रिमरू एम्परर एल्मिसिया को इतने अच्छे से नहीं जानता है जितना वो आर्च ड्यूक एरल को जानता है, तो ऐसे में पहली मुलाकात में ही कर्जा ले लेना उसे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। मगर किंग गैजल रिमरू को समझाने की कोशिश करते हैं। अरे समझाना क्या, वो तो इनडायरेक्टली रिमरू को यही कह रहे हैं कि ये एम्परर बहुत खतरनाक है, तो इससे बच कर रहना। मगर एल्मिसिया किंग गैजल की बात को उड़ाकर कहती है कि बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बस सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। और जब रिमरू ने सीरियस होकर एल्मिसिया को रिक्वेस्ट क्या है उसके बारे में पूछा तो वो बताती हैं कि आगे से जब भी वो टेम्पस में ऐसा कोई ग्रैंड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेगा तब वो हर बार उसे इन्वाइट करे। एल्मिसिया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि अगर तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि जब भी तुम ऐसा कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करोगे और मुझे इनविटेशन दोगे तो तब मैं खुशी खुशी तुम्हारी करेंसी को चेंज करने के लिए तैयार हूँ। रिमरू एल्मिसिया की रिक्वेस्ट को सुनकर हैरान तो था, बट वो उनकी बात को मान लेता है और उनका आभार व्यक्त करता है उन्हें प्रोवाइड की जाने वाली मदद के बदले में। एल्मिसिया कहती हैं कि इस वक्त सिर्फ 1000 गोल्ड कॉइन्स ही उनके पास मौजूद है, जिसके बदले में रिमरू उन्हें 10 टेलर गोल्ड कॉइन्स एक्सचेंज करके दे देता है। मगर एल्मिसिया यहीं नहीं रोकी, वो रिमरू से कहती है कि अगर तुमने वक्त पर मॉडर्न करेंसी प्रिपेयर नहीं की होती तब भी तुम इस प्रॉब्लम से बच जाते। वो फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें किसी के पास से अपना कोई काम निकलवाना हो तो उसे डराने या धमकाने के बजाय अपने फेवर का इस्तेमाल करो, क्योंकि वही सबसे आसान और असरदार रास्ता है। अब रिमरू तो एल्मिसिया की बात को समझ नहीं पाता, मगर डियाब्लो तुरंत समझ जाता है कि जिसने भी मर्चेंट्स को बहलाया है वो शख्स फेस्टिवल के आखिरी दिन रिमरू को अप्रोच करता और ये दिखाने की कोशिश करता कि वो यहाँ डीमन लॉर्ड रिमरू की मदद करने के लिए आया है, और मदद करने के नाम पर वो रिमरू से फेवर लेके चला जाता जिसका वो अपने मतलब के लिए आगे चलकर इस्तेमाल कर सकता है। यानी पहले वो प्रॉब्लम खड़ी करता और फिर उसी का सोल्यूशन लेके वो रिमरू को अप्रोच करता। हालांकि ये इंसान कौन है इसका रिमरू को भी कोई आइडिया नहीं है, मगर मेरे में इसको शक है वेस्टर्न काउंसिल के कुछ टॉप लेवल के लीडर्स पर, जिसे शैडो कमेटी कहते हैं। मगर मेरमाइल्स कहते हैं कि ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है और उनका गैस है, असलियत में वो कौन है ये कहना फिलहाल के लिए नामुमकिन है। फिर रिमरू सोहे को बुलाता है ताकि कल के दिन जो भी इस बारे में रिमरू को अप्रोच करने की कोशिश करेगा वो उसकी और उसके बैकग्राउंड को बारीकी से इन्वेस्टिगेट करके उसके इंटेंशंस का पता लगा सके। फिर दोस्तों अगले पैनल में एल्मिसिया अपना हीरोइक प्रेजेंस यूज करके रिमरू को एक सवाल पूछती है। और दोस्तों मैं जान गया हूँ कि मैं गलत था हीरोइक प्रेजेंस के बारे में, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था कि एम्परर एल्मिसिया के पास भी ये स्किल है, एंड टर्न्स आउट कि किंग गैजल के पास भी यही सेम स्किल है।
दोस्तों ये वैसी स्किल है जैसी रीमरू के पास है, बस फर्क इतना है कि जो ऑरा डीमंस एमिट करते हैं उसे लॉर्ड्स एम्बिशन कहते हैं, जो डियाब्लो के पास भी है। ओके, बैक टू द टॉपिक। फिर दोस्तों एल्मिसिया के जवाब में रीमरू भी अपना ऑरा बाहर फेंकता है, ये सोचकर कि ताकत का जवाब ताकत दिखाकर ही देना चाहिए। एम्परर एल्मिसिया पूछती है कि तुम उस डीमन के बारे में क्या करने की सोच रहे हो। रीमरू समझ नहीं पाया कि एल्मिसिया कहना क्या चाहती हैं, जिसके बाद फिर वो वही सवाल रिफ्रेश करके पूछती हैं कि वो डीमन अगर कहीं तुम्हारे कंट्रोल के बाहर हो गया तो क्या तुम उसे ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी लोगे। जिसका जवाब देते हुए रीमरू कहता है कि ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ही उसे रोकूंगा, मतलब यही मैं कर सकता हूँ और एक्स्ट्रा मैं क्या ही कर सकता हूँ। रीमरू अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि डियाब्लो हमेशा मेरी बात सुनता है और जो मैं बोलता हूँ वो वही करता है, और आजकल तो मुझे अपने इंटेंशंस बोल के भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही समझ जाता है। दरअसल क्या हुआ दोस्तों कि एक्सचेंज करने के लिए जब डियाब्लो ने स्टेलर गोल्ड कॉइन्स लेकर उसने जब एल्मिसिया को दिए, तब एल्मिसिया ने भाप लिया कि जो उसके सामने डीमन है वो कोई मामूली डीमन नहीं है। अब ये तो कहना मुश्किल है कि वो डियाब्लो के लीनिएज के बारे में जानती है या नहीं, बट उसके रिएक्शन देखकर मुझे ये तो आइडिया आ गया कि वो डियाब्लो को देखकर ज़रूरत से ज़्यादा चौकन्नी हो गई है, जो दर्शाता है कि एल्मिसिया हज़ारों सालों से यूं ही एम्परर नहीं बनी बैठी है। दोस्तों रीमरू ने जो कहा वो सुनकर एल्मिसिया जोर जोर से हंस पड़ी, जिसके जवाब में किंग गैज़ल भी रीमरू को सपोर्ट करते हुए एल्मिसिया को दिलासा देने की कोशिश करते हैं। फिर एल्मिसिया कहती है कि भविष्य में अगर कभी भी ऐसा वक्त आएगा जहां तुम खुद को भूलकर मानवता के दुश्मन बन जाओगे तो तब याद रखना मैं अपनी पूरी आर्मी लगा दूंगी तुम्हें रोकने के लिए। और फिर तुरंत ही 180 डिग्री शिफ्ट दिखाते हुए एल्मिसिया कहती है कि हम यानी सोर्सर डायनेस्टी ऑफ थालियन ऐलान करते हैं कि वो और जूरा टेम्पस फेडरेशन आज से एक दूसरे के अच्छे दोस्त होंगे, और वो एरल्ड को उसके बदले सारे पेपर वर्क को खत्म करने का काम देती है। और आखिर में ये बोल के चली गई कि आगे हमारी जब भी जरूरत पड़े तब बिना हिचकिचाए हमें याद कर लेना। और किंग गैज़ल भी ये बोलकर चले गए कि आगे से जब भी तुम्हें ऐसा कुछ दोबारा करने का आइडिया है तब उसके बारे में वो पहले किसी से डिस्कस कर ले, क्योंकि किंग गैज़ल को लगता है कि जो होगा देखा जाएगा वाला माइंडसेट कभी कभी लोगों को ऐसी मुसीबत में भी डाल सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ रीमरू की ये मीटिंग और हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, चलेगा। मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।鏡に向かって話しかけてたの？ねえ、戦え、戦えって。ねえ。Put my hand in the fire, my title called Liu Kang. Bitch Bruce Lane, no Spider-Man, I ain't falling for no bitch named Mary Jane.